हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 25 जून। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक प्रसिद्ध उपभोक्ता वस्तु ब्रांड ने चीन में प्रकाशित एक विज्ञापन में महिलाओं की पवित्रता को स्वच्छता से जोड़ने पर मचे भारी बवाल के बाद सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है? तो दोस्तों, ये ब्रांड है डेटॉल। जो डेटॉल कंपनी है उसके द्वारा महिलाओं की पवित्रता यानी प्यूरिटी को स्वच्छता से जोड़ने पर उसको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वाचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए उपाध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में, जो वाइस प्रेसिडेंट है ग्रुप में, किस भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को चुना गया है? तो ये चुना गया विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल जो हैं FATF के नए उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे और इनका जो कार्यकाल होगा दोस्तों जुलाई 2026 से जून 2027 तक के लिए चुने गए हैं FATF के उपाध्यक्ष के रूप में। FATF दोस्तों क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना वर्ष 89 में G7 के शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका जो मुख्यालय है फ्रांस में, यही पूछा जाएगा एग्जाम में ज़्यादा। और ये इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है यानी काले धन का इधर से उधर जो हेराफेरी की जाती है, टेरर फाइनेंसिंग की जाती है, इन सब चीज़ों के लिए ये काम करता है, उसको रोकने के लिए काम करता है। वर्तमान में FATF में 40 सदस्य देश हैं और भारत वर्ष 2010 में इसका पूर्णकालिक सदस्य देश बना था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो FATF है, दो इसके लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में दोस्तों उन देशों को रखा जाता है जिनके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में कुछ कमियां होती हैं। इसे ठीक करने के लिए काम करने की तत्परता तो जताते हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से इनको FATF ग्रे लिस्ट में डालता है। ब्लैक लिस्ट में उन्हें उन देशों को रखा जाता है जो बिल्कुल सहयोगी रुख अपनाते नहीं हैं, जैसे उत्तर कोरिया हो गया, ईरान और म्यांमार। और ये हाई रिस्क वाले असहयोगी देश होते हैं, तो इन्हें ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। और इन देशों पे कड़ी प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। अभी पाकिस्तान की बात चल रही है इस ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के खिलाफ किस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नए वैश्विक कॉल टू एक्शन का अनावरण किया है? तो दोस्तों, ग्लोबल रूप से मीथेन गैस को कम करने के लिए ये शुरू किया गया है वैश्विक कॉल टू एक्शन। और मुख्य रूप से दोस्तों अभी पूरे यूरोप में, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी से लोग परेशान हैं। एक तरह से ये बढ़ते जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं और इसी के लिए जो UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, उनके द्वारा ये कॉल टू एक्शन, ग्लोबल कॉल टू एक्शन ऑन मीथेन की घोषणा की गई है। मीथेन दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस है, शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। और ये जो वायुमंडल हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 10 से 12 वर्ष तक ये रहता है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी है वो CO2 के मुकाबले में 80 से 80 गुना अधिक होती है। तो ज़्यादा ये वातावरण को गर्म करता है। इसके जो प्रमुख सोर्स होते हैं वो हैं जीवाश्म ईंधन से निकलता है। इसके बाद कृषि, धान की खेती और पशुधन की पाचन प्रक्रिया के माध्यम से मीथेन इमिशन होता है। लैंडफिल, जहाँ कूड़े के कचरे के ढेर होते हैं, वहाँ से मीट करता है। ये सब इसके प्रमुख सोर्सेज हैं। वैश्विक लक्ष्य दोस्तों, ग्लोबल मीथेन प्लेज एक वैश्विक लक्ष्य टारगेट फिक्स किया गया है कि वर्ष 2030 तक जो वैश्विक मीथेन उत्सर्जन है उसमें 2020 के स्तर से कम 30% की कटौती की जानी चाहिए। ये इसका टारगेट है। अगला है दोस्तों, हाल ही में वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक फर्म क्वाकरेली साइमंड्स द्वारा जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है 13वां स्थान। ये QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को 13वां स्थान दिया गया है। और भारत को दोस्तों निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में रखा गया है। दक्षिण एशिया में पहले स्थान पे है। जो इसके अन्य जो 4 प्रमुख संकेतक हैं उसमें भारत को अलग अलग रैंकिंग और स्थान मिला हुआ है। जैसे फ्यूचर फॉर वर्क में 5वां स्थान, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 14वां स्थान, स्किल्स अलाइनमेंट में 18वां स्थान, एकेडमिक रेडीनेस में 22वां स्थान। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में 93 वर्ष की आयु में बेल्जियम के प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक फ्रांसवा एंगलर का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2013 के किस ऐतिहासिक खोज के सैद्धांतिक आधार की व्याख्या करने के लिए पीटर हिग्स के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो दोस्तों, भौतिकी का नोबेल प्राइज़ 2013 में फ्रांसवा एंगलर और पीटर हिग्स को ज्वाइंट रूप से दिया गया था। हिग्स बोसॉन BH तंत्र जो मैकेनिज्म है उसकी खोज करने के लिए, सैद्धांतिक रूप से खोज करने के लिए। बाद में तो ये 2012-13 में जो फ्रांस के सर्न में जो प्रयोगशाला थी उसमें हिग्स बोसॉन कण को कुछ सेकंड के लिए उत्पन्न किया गया था, जिससे सिद्ध हो गया था। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इन्होंने ये इसकी व्याख्या की थी। दोस्तों, मुख्य से जो हमारा फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल है
जो फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल, ये दोस्तों मुख्य रूप से किसी पदार्थ और उसके जो अंदर में कण है उसके बांध रखने वाले बल के बारे में बात तो करता है। जैसे पदार्थ, और ये हो गया बल। पदार्थ को ये मानता है दोस्तों कि ये फर्मियोन से मिलकर बने हैं। फर्मियोन यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। फर्मियोन को दो भागों में बांटा है, क्वार्क और लेप्टॉन। और बल को दोस्तों बोसॉन। लेकिन जो फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल है इसमें कुछ कमियां हैं। ये गुरुत्वाकर्षण है या डार्क मैटर है, उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है। और मुख्य रूप से ये भी नहीं बताता है कि आखिर पदार्थ में जो मास है वो कहाँ से आता है। तो इसका दोस्तों इन्होंने सैद्धांतिक बात बताई थी कि कोई भी जो फ्रांसवा एंगलेट और जो रॉबर्ट ब्रूट, इन्होंने बताया था शोध पत्र में कि ब्रह्मांड में एक हिग्स फील्ड होता है, और जब कोई कण इस हिग्स फील्ड से गुजरता है तो इसके साथ परस्पर क्रिया करता है। इसी खिंचाव या घर्षण के कारण जो पदार्थ में है द्रव्यमान या मास उत्पन्न होता है। तो इस पर आगे अभी खोज की जा रही है, और शब्द में कुछ सेकंड के लिए जो हिग्स पार्टिकल यानी जो गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है उसको उत्पन्न किया गया था। तो ये सब चीज़ों पे कारण ही इनको 2013 का जो है ये हिग्स बोसॉन बीएच तंत्र के लिए, बीएच मैकेनिज्म के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। इनकी मृत्यु हो चुकी है अब। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वैकल्पिक निवेश फंड इकोसिस्टम में विनियामक देरी को कम करने और फंड लॉन्च को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेष ढांचे की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये शुरू किया गया है गरुड़ ग्रीन चैनल। जब भी कोई निवेशक बाज़ार में नया फंड या स्कीम लॉन्च करना चाहता था तो उसे सेबी से एक विनियामक मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसमें बहुत सारा समय व्यर्थ होता था। तो इसी को कम करने के लिए, समय को बचाने के लिए गरुड़ फ्रेमवर्क के तहत ये गरुड़ ग्रीन चैनल लॉन्च किया गया है, जिससे अब नई स्कीम बिना किसी लंबी जो है प्रतीक्षा के इसको बाज़ार में तुरंत उतारा जा सकता है। सेबी इसकी स्थापना दोस्तों मूल रूप से 1988 में की गई थी, और सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा यानी स्टैट्यूटरी बोर्ड स्टेटस प्राप्त है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित की गई पुस्तक VIP कल्चर इन इंडिया, पावर प्लेज एंड ए डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी लॉन्च की गई है। इसके लेखक सह लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके जो लेखक और सह लेखक श्री नवम रेबिया और संदीप कुमार हैं, और उपराष्ट्रपति के द्वारा इस पुस्तक को विमोचन किया गया है। मुख्य रूप से इस पुस्तक में दोस्तों जो VIP कल्चर है, VIP संस्कृति, उसके दुरुपयोग और उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। हाल ही में लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे के माध्यम से द्विपक्षीय सीमा व्यापार को पुनः बहाल किया गया है। यह ऐतिहासिक दर्रा भारत के किस राज्य शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों जो लिपुलेख दर्रा है इसको खोला गया है 6 वर्ष के बाद, और ये भारत के उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। जब कोविड आया था तो इससे जो दर्रे को बंद कर दिया गया था, उसे चालू कर दिया गया है। भौगोलिक स्थिति दोस्तों, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और एक यहाँ से दोस्तों इस दर्रे से केवल व्यापार ही नहीं होता, जो पवित्र हिंदुओं का पवित्र जो स्थल है कैलाश मानसरोवर, उसका यात्रा भी इस दर्रे से किया जाता है। भारत और चीन के बीच में 3 जो है व्यापारिक या पारंपरिक मार्ग है। लिपुलेख दर्रा नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। इन दर्रों से होकर भारत और चीन के बीच में जो है व्यापार किया जाता रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1975 के देश में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संवैधानिक मूल्यों को की याद दिलाता है। वर्ष 1975 में आंतरिक शांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तब भारत राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। 1975 में जो आंतरिक शांति के नाम पर आपातकाल घोषणा की गई थी, तो उसमें भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल था। उसी समय 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आर्टिकल 352 के तहत देश में इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो 3 आधार पे इसका घोषणा किया सकता है। बाह्य युद्ध यानी वार की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन हो। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो आंतरिक अशांति थी, शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और राष्ट्रपति जो है
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करते हैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है उन्हें लिखित सिफारिश भेजे। लिखित सिफारिश को अनिवार्य बना दिया गया, ये भी 44 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आपातकाल की जो घोषणा होती है उसे जारी रखने के लिए 1 महीने के भीतर संसद की अनुमति यानी जो लोकसभा और राज्यसभा है उसका अनुमोदन अनिवार्य है। पहले सीमा 2 महीना था, लेकिन अब 1 मंथ इसको किया गया है। और विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल का अनुमोदन विशेष बहुमत से, याद रखिएगा, यानी स्पेशल मेजोरिटी से इसका अनुमोदन होता है। और इसमें क्या होता है, कुल सदस्यता है इसका बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। समयावधि एक बार अनुमोदन मिल जाने के बाद जो आपातकाल है 6 महीने तक जारी रहता है। और इसे संसद के अनुमोदन से हर 6 महीने में अनिश्चित काल के लिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की समाप्ति कैसे होगा, राष्ट्रपति किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा द्वारा आपातकाल को वापस ले सकते हैं। यदि इसके साथ शर्त है लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दें, यानी लोकसभा ये प्रस्ताव पारित कर दें तो राष्ट्रपति किसी भी समय घोषणा कर आपातकाल को वापस ले सकते हैं। न्यायिक समीक्षा 38वें संविधान संशोधन द्वारा जो इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था, जिसे 40वें संविधान संशोधन से उलट दिया गया, अब इसकी न्यायिक समीक्षा संभव है। अनुच्छेद 20 और 21 यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी स्थिति में इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? 3 बार आपातकाल लागू किया गया है। 1962 के युद्ध में, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 इंदिरा गांधी सरकार के समय। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के संसदीय चुनावों में जीत हासिल करने पर वहां के प्रधानमंत्री निकोलस पसियान को बधाई दी है? तो दोस्तों ये आर्मेनिया के जो है पीएम है और वहाँ के चुनाव में जीत हासिल की है, उनको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बधाई दिया गया है निकोल पसियान को। अगला है दोस्तों, भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जून 2026 में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहाँ कर रहा है? तो ये कर रहा है गुरुग्राम में, हरियाणा में जो ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है। 2026 में भारत जो ब्रिक्स का है मेजबान कंट्री है। और जो पूछा जा सकता है दोस्तों, इसका थीम पूछा जा सकता है, तो थीम है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य देश हैं, ये भी याद रखिएगा। मूल 5 सदस्य थे। 2006 में दोस्तों इसका औपचारिक जो गठन किया गया था। 2009 में एकटेरिनबर्ग में पहला सम्मेलन किया गया था। 2010 में साउथ कोरिया इसमें शामिल हुआ, तब जाके ये ब्रिक्स हुआ। अभी मूल रूप से इसमें 11 सदस्य देश हैं। 5 नए सदस्य 2024 में ज्वाइंट हुए थे, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और इथियोपिया। और 2025 में इंडोनेशिया शामिल होकर टोटल 11 कंट्री इसमें अब हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय संस्कृति और कृषि कूटनीति के तहत नई दिल्ली में तैनात 82 देशों के राजनयिकों को भारत की 4 सबसे प्रसिद्ध आम की किस्में उपहार स्वरूप भेजी गई हैं। तो कौन सुमेलित नहीं, इसको बताना है। तो गिर केसर गुजरात सही है। बंगनपल्ली दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। बनारसी लंगड़ा बनारस उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही है। दशहरी ये उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज का कंटेंट इतना ही था। थैंक यू।